So welcome back everyone, this is CA Rahul Kapoor and I welcome you all to my YouTube channel CA Rahul Kapoor Classes या फिर CRK Classes. So guys, ये जो चैनल है CA Rahul Kapoor Classes, यहाँ पर हम कॉस्ट अकाउंटिंग, चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स में हैं, इनका सिलेबस कवर करेंगे. ओके, सो अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो अहेड एंड इसे सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करना, सो दैट उनको भी इससे बेनिफिट हो सके और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि मैं आगे अपनी क्लासेस को मोर फ्रीक्वेंट बेसिस पर अपलोड कर सकूं. ओके, इसके अलावा हमारी ये 4th क्लास है. पहली 2 क्लासेस में हमने कॉस्ट शीट का कॉन्सेप्ट और कॉस्ट शीट के न्यूमेरिकल्स देखे थे. 3rd क्लास में हमने रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखी थी, जिसके कुछ न्यूमेरिकल्स हमने करे थे और उसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे. मतलब बाकी बचे हुए जो न्यूमेरिकल्स हैं रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के, वो आज करेंगे. और मैं आपको बता दूं कि आज वाले जो रिकंसिलेशन के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वो आने को 15 मार्क्स का भी आपके एग्जाम में आ सकता है. ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बात कही थी कि कॉस्ट शीट रिवाइज कर लेना नेक्स्ट क्लास से पहले, बिकॉज इस क्लास में कॉस्ट शीट का बहुत सारा यूज होगा. इनफैक्ट कई बार कॉस्ट शीट बनानी भी पड़ेगी. ठीक है, सो अगर आपने कॉस्ट शीट रिवाइज नहीं की तो आप एक बार उसको रिवाइज कर लेना और उसके बाद आप ये क्लास देखना, अदरवाइज आपको बहुत अच्छे से समझ नहीं आ पाएगा. हाँ, अगर आपके कॉस्ट शीट के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो कोई इशू नहीं है, आप इस क्लास को कंटिन्यू कर सकते हो. ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम आज की क्लास. अच्छा, इसके अलावा आपके जो क्वेश्चंस हैं, चाहे लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन करवाए थे, जो इस क्लास में करवाऊंगा, उसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस. और सबसे पहले हम करेंगे, लास्ट क्लास में हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए थे, सो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से. और क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है देखते हैं एक बार. द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड. यानी कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है किसका, ए लिमिटेड का. और प्रॉफिट एंड लॉस से भी आपको नेट प्रॉफिट मिलता है कि नहीं मिलता. देखो यहाँ पर कितना है, 3000. तो 3000 जो प्रॉफिट मिला हुआ है, ये प्रॉफिट किसका होगा, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, है ना, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हम कब बनाते थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनाते थे. सो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट मिल गया. ओके, उसके बाद ये बाद में देख लेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नीचे दिया हुआ है कुछ कॉस्ट से रिलेटेड डेटा. कॉस्ट अकाउंट्स मैनुअल स्टेट्स दैट द फैक्ट्री ओवरहेड्स आर टू बी रिकवर्ड एट 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. देखो यहाँ पर आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स जो दिख रहा है या फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिख रहा है, वो तो एक्चुअल होता है. आपको पता है ये बात कि जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं तो सारे डेटा एक्चुअल लेते हैं, मतलब जितने भी खर्चे हैं वो सारे एक्चुअल खर्चे हैं. लेकिन जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं तो वहां पर सारे एस्टिमेटेड होते हैं. सो कॉस्ट अकाउंट्स के हिसाब से फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने लेने हैं हमने, आर टू बी रिकवर्ड एट 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. तो जो डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है कितना, 20,000, इसका 50% लेंगे. मतलब कॉस्ट शीट में हम पहले ही एस्टिमेट करके चलते हैं कि अगर वेजेस 20,000 आ रहे हैं तो एस्टिमेशन लगाओ फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना आना चाहिए, उसके हिसाब से हमें पहले ही एस्टिमेट करना होता है. लेकिन जो अकाउंट्स में हमारी फिगर्स होती हैं वो सारी की सारी एक्सपेंसेस हो चाहे इनकम हो, सारी एक्चुअल फिगर्स होती हैं. तो कॉस्टिंग बनाते, मतलब कॉस्ट शीट बनाते हुए हमें क्या करना होगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स इसके हिसाब से लेने होंगे. आगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एट 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट. कॉस्टिंग में जो हमने ये लेना है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ये कितना लेना है, वर्क्स कॉस्ट का 10%. वर्क्स कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट, और कौन सी वाली, नेट फैक्ट्री कॉस्ट. याद है कॉस्ट शीट, ठीक है. सो 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट लेना है. एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एट ₹1 पर यूनिट सोल्ड. तो ये जो खर्चे हैं जब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे तो इसके हिसाब से लेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो दे रखे हैं वो तो एक्चुअल आ गए, लेकिन कॉस्ट शीट बनाते हुए हमें ये वाले खर्चे लेने हैं. आगे कुछ इंफॉर्मेशन है, द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड एंड इन हैंड. मतलब प्रोडक्ट जो सेल हो गया एंड इन हैंड मतलब क्लोजिंग स्टॉक में जो है वो है 4000 एंड 257 रेस्पेक्टिवली. सो एक बात बताओ, सोल्ड यूनिट्स उसने दे दी कितनी, 4000. ऐसे ही और क्या दे दिया उसने, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया कितना, 257. अब एक बात बताओ,
क्या हमारे पास पहले से कोई स्टॉक था ओपनिंग में? कोई स्टॉक नहीं था, पूरा क्वेश्चन आप देख लो, ओपनिंग स्टॉक बिल्कुल नहीं है। अब इसका मतलब हमने बेच भी दी 4000 यूनिट्स और क्लोजिंग स्टॉक में भी पड़ी हैं, तो ये यूनिट्स 4257 आई कहां से हमारे पास? सेल कर दी 4000 और 257 अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में है। ये यूनिट्स आई कहां से? ओपनिंग में तो कोई स्टॉक था नहीं, इसका मतलब ये गुड्स हमने क्या किया होगा? प्रोडक्शन किया होगा, ये यूनिट्स हमने प्रोड्यूस की होंगी। ये बात समझ आ गई? ठीक है, सो इसका जहां यूज होगा वहां पर देखेंगे। फिलहाल हमें प्रोडक्शन नहीं पता थी क्वेश्चन में, अब हमें पता है। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है और वहां से नेट प्रॉफिट जो आया है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है, ये बात हमने देख ली। अब रिकंसिलेशन करने के लिए मेरे पास दोनों प्रॉफिट होने चाहिए, तभी मैं रिकंसाइल कर सकता हूं। तो अब क्या करेंगे, हम कॉस्ट शीट बनाएंगे। इवन अगर वो नहीं भी कहता बनाने के लिए, मुझे तब भी बनानी पड़ती, क्योंकि रिकंसाइल तो तभी कर पाएंगे दोनों के प्रॉफिट्स को जब मेरे पास दोनों का प्रॉफिट होगा। तो पहले मुझे क्या करना है, कॉस्ट शीट बनानी है। कॉस्ट शीट कैसे स्टार्ट होती है, इसका फॉर्मेट क्या रहता है? सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। अब जो आपको डायरेक्ट मटेरियल की, देखो ये जो इंफॉर्मेशन है कॉस्ट से रिलेटेड, इसके अंदर मटेरियल की कोई बात नहीं की गई थी। सो डायरेक्ट मटेरियल वही ले लो जो हमने फाइनेंशियल अकाउंट्स में लिया है, यानी कि 10,000। समझ आ गई ये बात? आगे डायरेक्ट लेबर इसमें ऐड करते हैं या डायरेक्ट वेजेस इसमें ऐड करते हैं? डायरेक्ट वेजेस भी यहां पर कितनी ले लेंगे? अगेन जो 20,000 फाइनेंशियल अकाउंटिंग में है वही ले लेंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, तो इसका मतलब इनको ऐड करने के बाद मेरे पास कौन सी कॉस्ट आ जाएगी? प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, दैट इज 30,000 की। यहां तक कोई इशू? अगर इशू है तो तभी होगा जब आपने कॉस्ट शीट रिवाइज नहीं किया होगा। ठीक है, प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट आने के बाद हम क्या ऐड करते हैं इसमें? फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स और फैक्ट्री एक्सपेंसेस है 9500। मैं ये लिखने ही वाला था, तभी मेरे को किसी ने बोला कि अरे भाई नीचे देखो ना, यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में तो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। क्या इन्फॉर्मेशन है? देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में, आर टू बी रिकवर्ड एट 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने लेंगे हम यहाँ पर? 50% लेंगे। किसके? डायरेक्ट वेजेस के। डायरेक्ट वेजेस कितनी है? 20,000। तो 20,000 का 50% लेंगे। सो कितना आता है 50%? इसका मतलब आधा कर दो, 10,000। अब जो आ गई मेरे पास, इसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अमाउंट कितना आ गया इसका? 40,000। क्या यहां तक समझ आता है? बिल्कुल। अब इसके बाद कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में क्या होता है? ऐड तो करते हैं हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आने के बाद हम क्या करते हैं? इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब क्वेश्चन आप देखते हो तो यहाँ पर आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस नहीं अवेलेबल। ओपनिंग स्टॉक होता तो इधर ही होता, डेबिट साइड में, तो नहीं है। लेकिन बाय वर्क इन प्रोग्रेस इन हैंड मतलब एंड ऑफ द मंथ में या एंड ऑफ द ईयर में है आपके पास। कितना है? 600 है डायरेक्ट लेबर का, 400 है डायरेक्ट मटेरियल का, 300 है फैक्ट्री एक्सपेंसेस का। मुझे इनके टोटल से मतलब है, और वो टोटल कितना है? 1300। तो क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है, ओपनिंग नहीं है, तो माइनस कर दो क्लोजिंग वाला। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इन टोटल ले लेंगे 1300। अब जो आ जाएगी उसको क्या बोलते हैं? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। इसको माइनस कर दो यहां से, 38,700 नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। कोई इशू यहां तक? नहीं। चलो आगे। अब इसके बाद हमें ऐड करना होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो ऑफिस ओवरहेड्स लिखा हो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स लिखा हो, या पूरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स लिखा हो, सेम बात है। अब यहां पर आप देखो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पी&एल में कितना है? 5200। पर ये वाले हमने नहीं लेने, हमारे पास नीचे इंफॉर्मेशन दे रखी है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एट 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितना लेना है? 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। और ये जो अभी हमने निकाली थी यही हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आई थी 38,700। तो ये कितना आ जाएगा इसका 10%? 3870 आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर? अब हमारे पास जो ये ऐड करने के बाद आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? कॉस्ट शीट की क्लास में बता रखी है, बाकी अभी इसके बारे में और डिस्कशन कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आएगा? इनको ऐड कर लो, और ये आ रहा है 42,570।
42,570। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आगे हमारे नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगे, इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ओपनिंग स्टॉक की तो देखो क्वेश्चन में बात ही कहीं नहीं हुई। ओपनिंग स्टॉक ना तो वर्क इन प्रोग्रेस का था, ना ही रॉ मटेरियल का है, ठीक है, या फिनिश गुड्स का, किसी का भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब यहां पर सिर्फ माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इसकी कॉस्ट। देखो क्लोजिंग स्टॉक तो हमें दे रखा था, इन हैंड हमारे पास कितनी यूनिट्स थी, 257 इन हैंड थी, लेकिन इसका प्राइस पर यूनिट क्या है वो मुझे नहीं पता। ठीक है ना, ये तो उसने बता दिया था। ये देखो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड एंड इन हैंड, इन हैंड कितनी थी 257, लेकिन यूनिट्स थोड़ी यहाँ पे लिखनी है, यहाँ तो इनकी कॉस्ट लिखनी है। तो कॉस्ट अब निकालते हैं। तो अगर मेरे को एक यूनिट की कॉस्ट पता होगी तो मैं क्या करूंगा, उसको 257 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब एक यूनिट की कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पर यूनिट कॉस्ट के लिए क्या करना होता है मुझे, जो भी मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है, ये वाली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो इसके लिए मैंने ये प्रोडक्शन जो हुई थी ये पहले ही फाइंड आउट करके रख ली थी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 42570 डिवाइडेड बाय 4257। इतनी इजी कैलकुलेशन है, सीधा सीधा डिवाइड होने के बाद क्या आ रहा है, 10 रुपीज पर यूनिट की कॉस्ट आ रही है। तो अब हम क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकाल लेंगे इंटू 10 करके। ठीक है ना, एक यूनिट की कॉस्ट 10 रुपीज है, तो 257 की कितनी होगी 2570। अब इसको यहां से सब्ट्रैक्ट कर दो, और ये माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, ये आ जाता है सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और सीधा 2570 यहां से माइनस हो रहा है, और ये कितना आ रहा है 40,000 आ रहा है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, बिल्कुल लास्ट में आ चुके हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करते हैं हम सिर्फ लास्ट खर्चा हमारा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। लास्ट में मुझे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करने हैं। उसके लिए क्या बताया था, देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर 1 रुपी पर यूनिट सोल्ड, पर यूनिट सोल्ड, सोल्ड पे ध्यान दो। तो जितनी यूनिट सेल हुई होंगी उसी के ऊपर दोगे सेलिंग ओवरहेड्स। तो हमने कितनी यूनिट सेल करी थी, देखो सोल्ड कितनी थी 4000, तो 4000 पे 1 रुपए के हिसाब से कितने बन जाएंगे सेलिंग ओवरहेड्स 4000। अब जो आ जाएगा हमारे पास, इनको ऐड करके ये आगे आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये अमाउंट आ गया क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, इसको आप कंपेयर कर दो सेल्स से, सेल्स, सेल्स कितना दिया है क्वेश्चन में, देखो सेल्स अलग से कहीं नहीं दिया, तो जो P&L में सेल्स है वही सेल्स हम यहां यूज कर लेंगे। कितना 50,000। अब एक बात बताओ, 50,000 की सेल हुई और कॉस्ट आ रही थी आपकी 44,000, इसका मतलब क्या हो गया, जो इनका डिफरेंस है 6,000, ये क्या आ गया मेरे पास, प्रॉफिट आ गया। ये क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, बैलेंसिंग फिगर। अब ये प्रॉफिट कहां से निकाला मैंने, ये प्रॉफिट निकाला है मैंने कॉस्ट शीट से, और कॉस्ट शीट से जो प्रॉफिट निकलता है वो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। ये बात समझ आ गई। जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट दिया है वो 3000, यानी कि प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3000, लेकिन अभी जो हमने निकाला प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग वो 6000, वो 6000। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों का प्रॉफिट आ रहा है अलग अलग। तो अब मुझे क्या करना होगा, दोनों के प्रॉफिट को रिकंसाइल करना होगा। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। हाँ जी, ये रहेगा रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का आपके पास फॉर्मेट। अब यहां पर आप स्टार्ट कर दो, चाहे तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग से या प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। सो आज हम शुरू कर रहे हैं प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि हमें गिवन था कितना 3000। अब इसका जो आंसर आना चाहिए वो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग आना चाहिए, जो कि है 6000। ठीक है, वो बाद में देखेंगे। अब हम देखते हैं डिफरेंसेस किसकी वजह से आ रहे हैं, सिर्फ उसको ही हम अपनी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में नोट करेंगे। चलो अब ध्यान से देखना, डिफरेंसेस देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले देखो डायरेक्ट मटेरियल, कॉस्ट शीट में और फाइनेंशियल अकाउंट्स में दोनों में 10,000 लिया है, यहां पर भी 10,000, यहां पर भी 10,000। क्या इसकी वजह से डिफरेंसेस आ रहे होंगे प्रॉफिट में, नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि दोनों जगह अगर हमने खर्चा सेम लिया है तो कैसे प्रॉफिट डिफरेंट हो सकता है। आगे
डायरेक्ट लेबर की बात करें तो अगेन यहाँ पर भी 20,000 लिया, यहाँ पर भी 20,000 लिया, तो इसकी वजह से भी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा होगा। ठीक है, यहां तक। आगे फैक्ट्री एक्सपेंसेस, अब ध्यान से देखना, फैक्ट्री के खर्चे अकाउंट्स में लिए गए हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स में 9,500, और कॉस्ट में लिए हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स 10,000। ओहो, इसका मतलब इतनी बात तो कॉमन सेंस है कि जिसके खर्चे ज्यादा होते हैं उसका प्रॉफिट कम होता है। तो यहां पर देखो फैक्ट्री एक्सपेंसेस मैंने अकाउंट्स में सिर्फ 9,500 लिए हैं, लेकिन कॉस्ट शीट में 10,000 लिए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, कॉस्ट शीट का प्रॉफिट कम आ रहा होगा। अभी आ गए अपने यंत्र जिससे हम करते हैं। तो यहां पर अगर हम इस सिनेरियो को देखें तो क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट्स में हमने कम खर्चा लिया है तो फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने खर्चा ज्यादा लिया है 500 रुपए से, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट 500 रुपए कम आ रहा होगा। ये बात क्लियर है। अब मुझे क्या करना होगा, दोनों को इक्वेट करने के लिए, क्या मैं कॉस्ट शीट ऊपर ले आऊं ना, क्यों नहीं, क्योंकि आज मैंने जो क्वेश्चन स्टार्ट किया है वो स्टार्ट किया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। तो जिसको भी हम चेंज कर सकते हैं वो किसको कर सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को। सो इस बार मुझे क्या करना होगा, फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट कम कर देना होगा ताकि वो कॉस्ट अकाउंटिंग के इक्वल आ जाए। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, देखो कॉस्टिंग में खर्चा ज्यादा ले लिया, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ओवर रिकवरी, ओवर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। मतलब जितने खर्चे आने चाहिए थे मैंने उससे 500 रुपए ज्यादा ले लिए। सो इसका हमने क्या करना है, अकाउंट्स के प्रॉफिट में से कम कर देना है 500। ठीक है ना, आगे चलते हैं और क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ जी, नेक्स्ट पे देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अकाउंट्स में है 5200 के और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कॉस्ट में है 3870 के, 3870 के। अब की बार क्या हुआ, कॉस्ट में खर्चा मैंने कम लिया हुआ है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ज्यादा ले रखा है। तो खर्चा अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ज्यादा है तो प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कम होगा कॉस्ट शीट से, है ना। तो इसका मतलब इस बार मुझे क्या करना होगा, फाइनेंशियल अकाउंट्स को बढ़ाना होगा। इस बार फाइनेंशियल अकाउंट्स को बढ़ाना होगा क्योंकि कॉस्ट शीट को मैं चेंज नहीं कर सकता, तो फाइनेंशियल अकाउंट्स को बढ़ाएंगे क्योंकि इसमें खर्चे ज्यादा ले लिए। कितने अमाउंट से, 5200 में से माइनस कर दो 3870, 1330 रुपए। तो यहां पर हम इस बार 1330 रुपए से अकाउंट्स के प्रॉफिट को कर देंगे इंक्रीज। और ये क्या है, इस बार कॉस्टिंग में खर्चा कम लिया हुआ है मैंने जितना होना चाहिए था, इसका मतलब अंडर रिकवरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स की अंडर रिकवरी हुई है। चलो भाई आगे चलते हैं। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स पे ध्यान दो। फाइनेंशियल अकाउंट्स में 3800 का खर्चा लिया है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट अकाउंटिंग में 4000 रुपए का खर्चा लिया है। देखो 4000 रुपए का, इसका मतलब अगेन कॉस्टिंग में खर्चा ज्यादा ले लिया तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम आ रहा होगा 200 रुपए से, क्योंकि 3800 लिया है मैंने फाइनेंशियल अकाउंट्स में और 4000 लिया है कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट 200 रुपए से कम आ रहा होगा। अब सेम करने के लिए क्या करना होगा, फाइनेंशियल अकाउंट्स को भी कम करना होगा। हर बार मैं फाइनेंशियल अकाउंट्स को क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किससे किया है, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। तो 200 रुपए कम कर दो जी। यहां फिर से लिखेंगे कॉस्टिंग में ज्यादा खर्चा ले लिया, सो ओवर रिकवरी ऑफ एस एंड डी ओवरहेड्स। एस एंड डी मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो कितना खर्चा माइनस करना होगा अकाउंट्स में से, 200, क्योंकि कॉस्टिंग का खर्चा ज्यादा ले लिया तो 200 रुपए यहाँ पे भी प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। ठीक है, चलें आगे। चलो जी, अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन दोनों पे ध्यान दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड गुडविल रिटर्न ऑफ, ये ऐसे खर्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में लिए गए हैं। ये ऐसे खर्चे हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में लिए गए हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में तो ये खर्चे लिए नहीं, इसका मतलब इन खर्चों से फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट हो गया होगा कम, है ना। जब एक्सपेंसेस लेते हैं तो प्रॉफिट कम हो जाता है, तो इससे फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट हो गया होगा कम। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों से फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट को इंक्रीज कर देंगे इक्वल लाने के लिए। सो देखते हैं, एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक है गुडविल रिटर्न ऑफ, 1000 और 1500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गुडविल रिटर्न ऑफ, तो इससे हमारे अकाउंट्स के प्रॉफिट कम हो गए थे। अब इसी से ही हम अकाउंट्स के प्रॉफिट को इंक्रीज कर देंगे। ये बात क्लियर है। चलो अब देखो यहां पर डेबिट साइड के सारे डिफरेंसेस हमने ढूंढ लिए, है ना।
अब आते हैं क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड में सबसे पहले मुझे मिल रहा है सेल्स। सेल्स तो मैंने यहां पर भी 50,000 ली थी और कॉस्ट शीट में भी अगर आप देखोगे तो 50,000 ही ली हुई है, तो इससे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। चलो आगे चलते हैं। ऐसे ही वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस यही 1300 मेरे पास P&L अकाउंट में है और यही 1300 मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग में भी मतलब कॉस्ट शीट में भी लिया है। तो इससे भी मेरे अकाउंट्स में और कॉस्ट के प्रॉफिट में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा होगा। ये बात क्लियर है। अब चलो आगे लास्ट स्टेप पे आ गए हम इसके। अब फिनिश्ड स्टॉक की वैल्यू देखते हैं क्लोजिंग में कितनी है। 2700 एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में 2700 रुपए का मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिया हुआ है। और यहां पर मैंने क्लोजिंग स्टॉक खुद कैलकुलेट किया था, राइट। कितना कैलकुलेट किया था? 2570। तो डिफरेंस हो गया 130 रुपए का। यानी कि अगेन मैंने यहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 2700 ले रखा है। अब यहां पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब इस बार आप सोचोगे कि ये क्रेडिट साइड की आइटम है और जो क्रेडिट साइड होती है ना उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ता है ना। जैसे आप देखो इस P&L अकाउंट को ही देख लो ध्यान से। अगर मैं ये जो 2700 की वैल्यू है इसको बढ़ा के 5000 कर देता हूं तो क्या ये प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो जाएगा मेरा? क्रेडिट साइड में जितना ऊपर प्रॉफिट उतना ज्यादा, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्रेडिट साइड वाले आइटम के साथ हमारा डायरेक्ट रिलेशन होता है प्रॉफिट का कि क्रेडिट साइड बढ़ाओगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्रेडिट साइड कम करोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो अब यहां पर देखो क्रेडिट साइड की आइटम जिसकी ज्यादा होगी उसका प्रॉफिट भी ज्यादा आ रहा होगा। तो क्रेडिट साइड की आइटम ज्यादा किसकी है? फिर से एक बार देख लो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 2700 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है और इसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग में 2570 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है। इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंट्स में क्रेडिट साइड का ज्यादा है आइटम, तो इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा। कितने से? 130 रुपए से। अब ये 130 कहां से आया? 2700 में से माइनस कर दो 2570, 2570। तो 130 से फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा। सेम करने के लिए क्या करना होगा? फाइनेंशियल अकाउंट्स को 130 रुपए से कम कर देना होगा। ठीक है ना। क्रेडिट साइड वालों पे ध्यान दिया करो। क्रेडिट साइड में जिसका ज्यादा होता है उसका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होता है और डेबिट साइड में जिसका ज्यादा होता है उसका प्रॉफिट कम आ रहा होता है। बस इतना सा सोचना है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे? स्टॉक लिख देंगे। तो अंडर वैल्यूएशन हो रखी है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन किस में है? इन कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में या कॉस्ट अकाउंटिंग में अंडर वैल्यूएशन कितने अमाउंट से? 130 से। बस जी, अब तो कोई डिफरेंस रह नहीं गया। डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों देख लिए। अब इसको कर दो क्या? कैलकुलेशन करके इसका प्रॉफिट निकाल दो। हाँ जी, तो यहाँ का टोटल करते हैं प्लस वाली साइड का। तो सबसे पहले 3000 की फिगर है प्लस 1330 प्लस 1000 प्लस 1500, ये आ गया 6830। ये आ गया 6830। यही टोटल यहाँ पे भी लिख दो 6830। अब इसमें से माइनस कर दो 500, 200 और 130। तो ये आ रहा है 830 आ रहा है। तो 830 यहाँ से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 6000। और ये क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि अभी हमने फाइंड आउट भी किया था कितना आया था। तो ये 6000 आया हुआ है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। सो इसको आप नोट डाउन कर लो। पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूं एक बार। ये कॉस्ट शीट बनाई थी हमने, यहां तक कॉस्ट शीट थी। ये वर्किंग नोट्स हैं 2 और फिर हमने यहां पर किया था रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, नोट कर लो इसको और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन 9। अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि पहले क्वेश्चन में कम से कम उसने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो दिया हुआ था, अब की बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपको नहीं दिया हुआ। और रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, देखो जरा एक बार रिक्वायरमेंट देखते हैं। रिक्वायरमेंट में क्या बोल रहा है? प्रिपेयर स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग द प्रॉफिट्स एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स विद द प्रॉफिट्स एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। कह रहा है कॉस्ट रिकॉर्ड्स के प्रॉफिट को रिकंसाइल करो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट के साथ। तो आप कैसे कर सकते हो? जब तक आपके पास दोनों के प्रॉफिट्स ना हो। इसका मतलब इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि पहले आप अपने आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, फिर आप अपने आप कॉस्ट शीट बनाओ, फिर दोनों के प्रॉफिट्स आप चेक करना वो अलग अलग आ रहे होंगे और फिर उसको रिकंसाइल करो। ठीक है, सो इतना काम आपसे करवाएगा और इसके लिए आपको वो देगा पूरे 15 मार्क्स।
ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपके लिए 15 मार्क्स की वेटेज रखता है और मोस्टली ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि कॉस्ट शीट अकेले नहीं देता है, ऐसी बात नहीं अकेले नहीं आती है, बट अगर दोनों टेस्ट करने हैं उसने चैप्टर, रिकंसिलेशन को भी टेस्ट करना है और कॉस्ट शीट को भी टेस्ट करना है, सो ऐसे केस में क्या क्या करेगा वो, आपको ये इस तरह का क्वेश्चन दे देगा। और आप टेन्योर चेक करना, मोस्टली इस तरह का क्वेश्चन आया होगा, जहां पर एक ही क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना होगा, कॉस्ट शीट भी बनानी होगी और उनके प्रॉफिट्स को रिकंसाइल भी करना होगा। ठीक है। सो पहले हम क्या करते हैं, इसकी कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं, फिर हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, देन उसके प्रॉफिट को रिकंसाइल करेंगे। स्टार्ट करते हैं। लेंथी क्वेश्चन है, बस थोड़ा पेशेंस के साथ। द फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ ए लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। सेल्स गिवन है क्वेश्चन में, सेल्स की यूनिट भी गिवन है, 20,000 यूनिट्स हैं और सेल्स का अमाउंट कितना है, सेल्स वैल्यू 50 lakhs। ओके। देन मटेरियल्स एंड वेजेस दिए हुए हैं, तो हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, डायरेक्ट मटेरियल। अब ये यूज्ड ही दिया होगा, यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट चेक नहीं करेगा आपका, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन इतना लेंथी है। डायरेक्ट मटेरियल्स 20 lakhs एंड डायरेक्ट वेजेस 10 lakhs। ठीक है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं क्वेश्चन में, तो यही आ जाएगी हमारे पास प्राइम कॉस्ट, ये आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। ठीक है। इसके बाद मुझे क्या ऐड करना होता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसके बाद हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स देखो यहाँ तो दिया हुआ है, लेकिन ये एक्चुअल फिगर्स हैं सारी, ये एक्चुअल फिगर्स हैं। ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ नीचे इंफॉर्मेशन ध्यान से देखोगे तो आपको मिल जाएगा, इन कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स, कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स की बात कर रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड्स इज चार्ज्ड एट 100% ऑफ वेजेस। तो कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स में हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना लेना है, वेजेस का 100%। और वेजेस सर अभी अभी लिया है हमने, कितनी लिए वेजेस, 10 lakhs। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना ले लेंगे, 10 lakhs का 100%, 100/100 कर भी लोगे तो क्या हो जाएगा, है ना, सेम ही रहेगा, 10 लाख रुपीस। सो फैक्ट्री ओवरहेड जब हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाती है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अमाउंट कितना आ जाएगा, अच्छा प्राइम कॉस्ट तो निकाली नहीं, 30 lakhs आ जाएगी प्राइम कॉस्ट और उसमें 10 ऐड कर देंगे, 40 lakhs आ जाएगी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ओके। अब यहाँ हम क्या ऐड करते हैं, यहाँ ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो इस क्वेश्चन में भी ओपनिंग स्टॉक है नहीं, देखो क्या दिया हुआ है, ये फिगर्स किसकी हैं, 31 मार्च 2023 की हैं। तो इसके अंदर जो आपको ये वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है, मटेरियल हो चाहे लेबर हो चाहे फैक्ट्री ओवरहेड, मैंने क्या बोला है, इनका टोटल चाहिए होता है। तो ये जो हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है, ये कौन सा वाला दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है। तो ओपनिंग ऐड करना होता है, क्लोजिंग माइनस करना होता है, तो ओपनिंग है ही नहीं तो ऐड क्यों करूं, सीधा क्या कर देंगे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस कर दो, क्लोजिंग WIP। टोटल कितना है इसका, 1,40,000। अब ये माइनस करने के बाद जो आती है वो होती है नेट फैक्ट्री कॉस्ट, तो आ जाएगी 38,60,000। ठीक है जी, चले आगे। चलो इसके बाद नेट फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के बाद हम इसमें ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के लिए नीचे अगेन बात दी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो जो फैक्ट्री कॉस्ट आई है अभी मेरे पास 38,60,000, उसका क्या करेंगे, 10% निकाल देंगे, 10% ऑफ 386000, 38,60,000 का। तो 10% सिंपल होता है, क्या करते हैं हम, पीछे से एक जीरो गायब कर दो, तो 386000। अच्छा जी, अब ये जो आ जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितना आ रहा है ये, 42,46,000, 42,46,000 आ रही है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद मुझे क्या करना होता है, ऐड करना होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की कोई बात नहीं हुई थी, क्या हुई थी, नहीं, क्योंकि ये सारे डेटा हमें जो दे रखे हैं, जितने भी हमें डेटा दिया हुआ है, ये कौन सा वाला है, 31 मार्च का। तो अगर यहाँ फिनिश गुड्स लिखा भी हुआ है तो ये कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग तो है नहीं। तो अगेन ओपनिंग तो है नहीं तो ऐड भी नहीं करना होगा, सिर्फ क्या करना होगा, क्लोजिंग वाला माइनस करना होगा।
माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस कर देंगे। तो अब देखो क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स दी हुई हैं 1230 और इसका पर यूनिट प्राइस नहीं दिया, और कुछ बोल रहे होंगे कि क्यों ना यही फिनिश गुड्स रख दें, यही कॉस्ट रख दें 3 लाख। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग की नहीं है, ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। और यहाँ पर उसने बोला भी नहीं हुआ फिनिश गुड्स की कॉस्ट कैसे निकालनी है। तो ये हमारे पास अंडरस्टूड है। जब मैंने आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बताया था तो वहां पर मैंने बता दिया था कि फिनिश गुड्स की कॉस्ट कैसे निकालनी होती है। सो फिनिश गुड्स की यूनिट्स मुझे पता है। अब मुझे क्या निकालना है, पर यूनिट कॉस्ट अगर पता चल जाए, जस्ट लाइक लास्ट क्वेश्चन। सो पहले मुझे क्या करना होगा, प्रोड्यूस्ड यूनिट्स निकालनी होंगी। प्रोड्यूस यूनिट्स वैसे ही, कुछ यूनिट्स मैंने सेल कर दी, कुछ यूनिट मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में है। इसका मतलब ये सारी यूनिट्स आई कहां से, प्रोडक्शन ही करी होंगी। तो क्लोजिंग स्टॉक में तो है 1230 यूनिट्स, और ओपनिंग स्टॉक सॉरी सेल्स कितनी यूनिट्स की करी है मैंने, 20,000 यूनिट्स की। तो सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर दो आप 20,000 को। इसका मतलब ये जो 21,230 यूनिट्स आई हैं, ये सारी मैं प्रोडक्शन करी है मैंने। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना होता है, नेक्स्ट मुझे निकालना होता है कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट। तो सिंपल सी है ना बात, ये मेरी प्रोडक्शन की कॉस्ट है टोटल 42,46,000, और मैंने यूनिट्स कितनी यूनिट्स बनाए हैं, 21,230 प्रोडक्शन मैंने किया है इतनी यूनिट्स का। तो एक यूनिट की कॉस्ट आ गई 20 रुपए। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 20 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 1230 को, तो ये आ गई 2,46,000, 2,46,000। तो ये माइनस करने के बाद जो आ जाता है इस अमाउंट को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना आ गया, पूरा का पूरा 40 लाख रुपए आ गया। ठीक है, इसमें हम ऐड करते हैं क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना बोला है, देखो क्वेश्चन में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एट द रेट ऑफ 20 पर यूनिट सोल्ड। 20 रुपए जितनी यूनिट्स बेची हैं, एक पे 20 रुपए। तो कितनी यूनिट्स बेची हैं मैंने, 20,000। तो 20,000 इंटू 20 करेंगे तो आ जाएगा 4 लाख, 4 लाख ही आ गया। अब ये जो आ गया हमारे पास, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये 4,000 इस 4 लाख इसमें ऐड कर दो, 44 लैक्स। यहां पर लिख दो सेल्स कितने की हुई हैं। सेल्स दे रखा है हमें क्वेश्चन में 50 लैक्स की हुई है, तो 50 लैक्स की सेल होगी, यहां पर लिख दो 50 लैक्स। अब दोनों को कंपेयर करो तो आप देखोगे कि आपको कितने लाख का प्रॉफिट हो रहा है, 6 लाख का। तो 6 लाख का जो प्रॉफिट हो रहा है, ये कैसे निकाला हमने, बैलेंसिंग फिगर करके। सो एक प्रॉफिट मुझे मिल गया अभी, किसका, कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट आ गया 6 लाख। अब मुझे किसका प्रॉफिट निकालना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। उसके लिए क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो बनाते हैं। हाँ जी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं अब इसका। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फिगर्स कहाँ से ली जाएंगी, ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन दी है नीचे, तो जो थी वो किसकी थी, कॉस्ट अकाउंटिंग की थी। ठीक है, सो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हमें ये सारी फिगर्स लेनी है। सेल्स, तो यहाँ लिख देंगे बाय सेल्स। इसमें कुछ भी टेक्निकलिटीज नहीं है, सिंपली आपको बनाना है 50 लैक्स। उसके बाद मटेरियल, यहाँ लिख दो मटेरियल। फिर वेजेस, वेजेस मटेरियल है 20 लैक्स का, वेजेस हैं 10 लैक्स की। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऐसे कैसे लिख दो, यहाँ से फैक्ट्री 2 लगाना है तो लगा देना साथ में। फैक्ट्री ओवरहेड्स 9 लाख। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, क्योंकि ये सारी एक्चुअल फिगर्स है ना, सो और इसमें तो अकाउंट्स में तो हम एक्चुअल लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितना हो गया, 5,20,000। प्लीज डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूँ इनको। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा स्लो कर लेते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्लो करके भी फायदा नहीं, क्योंकि राइटिंग ही गंदी है। सो यहाँ पर आ जाएगा 3,60,000। फिनिश्ड गुड्स यहाँ पर लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। किसका है ये, फिनिश गुड्स का। देखो अलग अलग होता है ना, तो लिख दिया करना चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक किसका है, फिनिश गुड्स का। कितना है सर ये, 3 लाख रुपीस। ओके, नेक्स्ट वर्क इन प्रोग्रेस बाय WIP। अब WIP में मटेरियल भी है, लेबर भी है, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी है।
तो इन तीनों का लिख देते हैं अलग अलग, 60,000, इसका 40,000 और इसका 40,000। टोटल कितना है? 1,40,000। देन गुडविल रिटर्न ऑफ एंड इंटरेस्ट, भाई पी एंड एल में तो आते हैं ना ये, तो यहाँ लिख दो गुडविल रिटर्न ऑफ, कितना? 4 लाख रुपए। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000। अभी हम बना लेंगे इसका नेट प्रॉफिट, निकाल लेंगे टू नेट प्रॉफिट। यहाँ का टोटल देखो 50 लैक्स और 51 और 3, 54,40,000। 54,40,000। यहाँ पे भी ये लिखेंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे 54,40,000। अब इसमें से ये सारे डेटा माइनस करने हैं 54,40,000 में से। माइनस करेंगे सबसे पहले 20, 10, 39 लैक्स, फिर माइनस करेंगे 5,20,000, फिर माइनस करेंगे 3,60,000, फिर माइनस करेंगे 4,40,000। ये आ गया 2,20,000। ये 40,000 है और ये 4 लाख है, ध्यान रखना। सो 2,20,000 आ गया नेट प्रॉफिट। अभी अभी हमने कॉस्ट शीट का प्रॉफिट निकाला था जो कि आया था 6 लाख। अब हमने P&L से हमने क्या निकाला? फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट जो कि आया है 2 लाख। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा? इन दोनों के प्रॉफिट को रिकंसाइल करना। ठीक है, तो करते हैं इन दोनों के प्रॉफिट को रिकंसाइल। हाँ जी, तो अब हमारे पास प्रॉफिट्स आ गए हैं दोनों के, यानी प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग भी आ गया है, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आ गया है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट आया है 2,20,000 और कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट आया है 6 लाख रुपीज। ठीक है ना। तो अब दोनों के प्रॉफिट्स को क्या करना है? रिकंसाइल। तो किसी एक के प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। तो इस बार हम स्टार्ट करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट से। तो स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। कितना प्रॉफिट आया इसका? 6 लाख। प्रॉफिट आया तो प्लस साइड में लिखेंगे। ओके, अब एक एक करके डिफरेंसेस देखते हैं कि दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस क्यों आए आखिर। तो एक एक करके देखते हैं। दोनों में मटेरियल्स की बात करते हैं पहले। मटेरियल्स इसमें भी 20 लैक्स है, इसमें भी 20 लैक्स है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आगे डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट शीट में भी 10 लाख है और वेजेस इसमें भी 10 लाख है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो इससे भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, फैक्ट्री ओवरहेड्स अगेन एक डिफरेंस क्रिएट करेगा क्योंकि कॉस्ट शीट में लिया है फैक्ट्री ओवरहेड्स 10 लाख रुपए और इसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंट्स में लिया है फैक्ट्री ओवरहेड्स 9 लाख रुपए। सो इसका मतलब क्या हो गया? जिसमें खर्चा ज्यादा उसका प्रॉफिट कम। तो कॉस्ट शीट में मैंने 10 लाख लेके क्या कर दिया? कॉस्ट शीट का प्रॉफिट कम कर दिया है। अब मुझे ठीक करने के लिए क्या करना होगा? क्योंकि इस बार मैं इसको स्टार्ट नहीं किया, मतलब फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट से स्टार्ट नहीं किया, कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट से स्टार्ट किया, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। इसको इक्वल करना होता है ना। सो कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट को बढ़ा देंगे कितने अमाउंट से? 1 लाख रुपए से। सो कॉस्टिंग में ज्यादा खर्चा ले लिया, इसको क्या बोलते हैं? ओवर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। कितने अमाउंट से? 1 लाख रुपए से। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स का डिफरेंस हमने कर दिया सही। अब उसके बाद आगे चलते हैं। क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ये यहाँ पर भी 1,40,000 लिया हुआ है और यहाँ पर भी हमने जो लिया था, कितना लिया था? 1,40,000 ही लिया था ये वाला। ठीक है, तो इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आगे चलते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। देखो कॉस्टिंग में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स लिए हैं 3,86,000 और यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंट्स में लिए हैं 5,20,000। इसका मतलब 1 लाख कितना आ रहा है? 386, 1,34,000 से मैंने क्या किया है? फाइनेंशियल अकाउंट्स में खर्चा ज्यादा ले लिया। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स का खर्चा ज्यादा ले लिया तो इसका प्रॉफिट कम आ रहा होगा फाइनेंशियल अकाउंट्स का, और कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा। सही करने के लिए क्या करना होगा? कॉस्ट का प्रॉफिट भी कम करना होगा क्योंकि खर्चे मैंने अंडर रिकवर किए हुए हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे? अंडर रिकवरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। कितने अमाउंट से? 1,34,000 से।
ठीक है, खर्चे कम लिए हैं तो माइनस कर देंगे प्रॉफिट को ताकि ये फाइनेंशियल अकाउंट्स के बराबर हो जाए। आगे इसके बाद डिफरेंस किस चीज का आ रहा है, देखो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट शीट में ली है 2,46,000 और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइनेंशियल अकाउंट्स में ली है 3 लाख। तो क्लोजिंग स्टॉक कौन सा आइटम होता है, क्रेडिट साइड का आइटम होता है, और क्रेडिट साइड जिसका ज्यादा उसका प्रॉफिट ज्यादा। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में 3 लाख लिया है, मतलब ज्यादा लिया है क्लोजिंग स्टॉक, तो फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट शीट का भी प्रॉफिट बढ़ा देंगे। कितने अमाउंट से, 54 लाख से, 54,000 से। सो यहाँ पे हमने क्या किया था, अंडर वैल्यूएशन ऑफ, कम वैल्यू लगा रखी है किसकी, क्लोजिंग स्टॉक। 54,000 से कॉस्ट शीट का प्रॉफिट बढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ पे चलो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की बात करते हैं। सेलिंग के खर्चे अकाउंट्स में लिए हैं 3,60,000 और यहाँ पर कॉस्ट शीट में ली है 4 लाख। ठीक है ना। सो अगेन कॉस्ट शीट में खर्चा ज्यादा ले रखा है तो कॉस्ट शीट का प्रॉफिट कम आ रहा होगा, 40,000 से कम आ रहा होगा, क्योंकि 4 लाख और 3,60,000 का डिफरेंस है 40,000। तो कॉस्ट शीट का प्रॉफिट 40,000 कम आ रहा हो क्योंकि खर्चा ज्यादा ले लिया है, तो कॉस्ट शीट को बढ़ा देंगे 40,000 से। ओवर रिकवरी कर ली, ओवर रिकवरी ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 40,000। ठीक है जी। अब कॉस्ट शीट के हिसाब से तो हमने चेक कर लिया सारा, ठीक है, कॉस्ट शीट के हिसाब से हमने सारा चेक कर लिया, सेल्स दोनों की सेम है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब करते हैं एक बार प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से। तो देखो जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको ये दो खर्चे ऐसे मिलेंगे जो हमने सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में लिए हैं, गुडविल वाले और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये खर्चे अगर सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में लिए हैं तो इसकी वजह से फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट कम हो गया होगा। अब कॉस्ट शीट के प्रॉफिट को भी क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो 4 लाख से तो गुडविल कम कर देंगे और 40,000 से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। गुडविल रिटर्न ऑफ इन एफए मतलब फाइनेंशियल अकाउंट्स कितना, 4 लाख। तो वहां का प्रॉफिट कम हुआ है तो यहां का भी कम करना होगा। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सो वहां पे प्रॉफिट कम हुआ है तो यहां पर भी प्रॉफिट कम करना होगा। बस जी बस। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड का टोटल कर देना है। 6 लाख, 7 लाख, 7,94,000, 7,94,000, 7,94,000, इनका टोटल आ जाएगा 134 और 40, 174 और 4 लाख, 5,74,000 इनका टोटल आ रहा है। तो 574 को 794 में से माइनस कर दो, कितना आ रहा है, 2,20,000। ये क्या आ गया, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट हमने कितना निकाला था, 2,20,000। एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही था, हाँ जी, 2,20,000 था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन पूरा कर लिया। तो इसको आप एक बार नोट कर लो पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस तरह से आपको तीनों चीजें बनानी होती हैं एक ही क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन आता है। अगर आपको समझ नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं आपको और इस तरह के क्वेश्चंस करा दूंगा। वैसे मैंने अभी जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आते हैं आपके 10 ईयर के क्वेश्चंस, वो भी करवाने हैं सारे। ठीक है, इसी चैनल पर करवाऊंगा। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करके रखना और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। एकदम फ्री में आपका पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ पर करते हैं इस चैप्टर को ओवर, और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मटेरियल कॉस्टिंग। ठीक है, मटेरियल से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो करेंगे। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है बेसिकली वो थ्योरेटिकल नहीं है ज्यादा, थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा है, क्योंकि देखो प्रैक्टिकल में आप एक क्वेश्चन करते हो और आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। थ्योरी में आप 10 पेज भी भर के आते हो तब भी आपको पहले से ही मान के चलना कि 60, 40, 50% इस तरह से मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा रहता है प्रैक्टिकल की तरफ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। तो प्लीज अब आप इतना कर देना मेरे लिए कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि बिल्कुल सब्सक्राइबर नहीं है। और अगर मुझे ऐसे ही लगता रहा कि भाई कोई फायदा नहीं हो रहा तो हो सकता है मैं भी डिसकंटिन्यू कर दूं। सो प्लीज 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 रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर भी कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और लगता है कुछ कमी लग रही है, आपको विजिबल नहीं है या मेरी वॉइस में कोई इशू है
है ना, या फिर आपको यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर से कोई दिक्कत आ रहा है, ठीक है, तो मेरे को जरूर बताना सो दैट मैं उसको जल्द से जल्द ठीक कर सकूं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस।